सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो ये है अपना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का आखिरी लेक्चर। तो इस लेक्चर में अपन क्या क्या बात करने वाले हैं। इस लेक्चर में अपन पूरे के पूरे स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग्स इन पैरेलल, स्प्रिंग्स इन सीरीज और सारे के सारे उनके बेस्ट से बेस्ट न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। ज़्यादा लंबा नहीं होगा लेक्चर, शायद 40 मिनट का हो सकता है या उससे भी छोटा, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आखिरी लेक्चर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, जो कि स्प्रिंग फोर्स के ऊपर है, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स ये होता क्या चीज़ है, इसको समझने से पहले अपन एक चीज़ समझते हैं। क्या 7th सेंचुरी में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था? एक स्प्रिंग पकड़ा, एक ब्लॉक पकड़ा, दोनों को जोड़ दिया, खींचातानी किया और उनका एक्सपेरिमेंट हो गया। मतलब क्या किया गया, एक स्प्रिंग पकड़ लिए वो, ठीक है, स्प्रिंग के साथ ब्लॉक को ऐसे रख दिए। अब बोले कि यार देखो मैं जैसे ही स्प्रिंग के अपोजिट में कोई फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, तो स्प्रिंग खींचता है और मेरे को फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। उन्होंने क्या किया, पहले एक नॉर्मल बॉक्स लगा ऐसे करके और इस पे F फोर्स लगाया, ठीक है, ये इधर की तरफ मूव करने लगा। लेकिन जब इसके साथ स्प्रिंग अटैच कर दिया तो क्या हुआ, ये इधर मूव नहीं कर रहा था अब F फोर्स पे, अब F से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फोर्स क्यों लगाना पड़ा? क्या स्प्रिंग था इसलिए? हाँ, तो उन्हें तब पता चला कि यार अगर किसी भी बॉडी पे स्प्रिंग प्रेजेंट होगा तो एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी फोर्स को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स। ओके, तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कोई स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, ठीक है। मैं अगर इधर की तरफ फोर्स लगाया, ठीक है, तो क्या होगा, होना क्या है भाई साहब, ऐसा करके आएगा। ब्लैक से बनाऊं कि रेड से ही बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके ऐसा आएगा और ये ब्लॉक आगे आ जाएगा, ये ब्लॉक का इनिशियल पोजीशन ऐसे, और मान लेते हैं इधर खींचे तो ब्लॉक इधर आ गया फाइनल पोजीशन पे, ठीक है। तो जो भी मैं फोर्स लगाया हूं, क्या ये स्प्रिंग उस फोर्स को अपोज करेगा? हाँ, स्प्रिंग अपोज करेगा इस फोर्स को, हाँ बिल्कुल। मतलब एक नेचर पता चल गया स्प्रिंग का कि स्प्रिंग ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ पता चली अपने को? स्प्रिंग ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। अब जो है मान लेते हैं इसको मैं इधर की तरफ धक्का दिया सेकेंड केस में इधर की तरफ धक्का दिया। मान लेते हैं ये जो डिस्प्लेस हुआ है इसमें ये x डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। अब जो है मान लेते हैं मैं उसको अंदर की तरफ धक्का दिया, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन। मान लेते हैं यहाँ अंदर की तरफ धक्का देने से यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये ले भाई। मान लेते हैं अंदर भी x डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। अंदर हो या बाहर हो, स्प्रिंग ऑलवेज अपोजेस द फोर्स, हाँ, ठीक है। तो यहां से मेरे पास एक चीज आ गई कि स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज अपोजेस द फोर्स अप्लाइड। ओहो, तो बेहतरीन सा एक मेरे पास चीज आ गया कि स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज अपोजेस द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही दबाता हूं तो एक्स डिस्प्लेसमेंट करता है, मेरे को इधर की तरफ फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन स्प्रिंग फोर्स इधर लगते रहता है, ठीक है। और खींचा तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लगता रहता है। लेकिन उन्होंने एक चीज और देखी कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है या फिर ये जो एक्सटर्नल फोर्स जो अपन लगा रहे हैं वो इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओ भाई साहब, मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मान लेते हैं मैं इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, मान लेते हैं एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जितना ज्यादा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना ज्यादा उस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ज्यादा मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा। अरे रे 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 रे, ये बहुत सही चीज ढूंढ ली हुक्स भाई साहब ने, ठीक है। मतलब क्या, जितना ज्यादा अंदर करूंगा उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। चलो तुम लोग को एक चीज दिखाता हूँ, रियलिस्टिक चीज, ठीक है। ये देखो, ये स्प्रिंग है, भले ही छोटा है लेकिन स्प्रिंग तो है ना। तो ये स्प्रिंग है, दिख रहा होगा,
अब जो है मैं इसको मान लेते हैं ये वाला पोजीशन, इस हाथ का पोजीशन मैं फिक्स कर दिया। अब इस हाथ से मैं खींचूंगा इस तरफ, ठीक है। तो मैं इसको जितना ज़्यादा खींचूंगा, देखो अब तो जिसको जितना ज़्यादा खींचूंगा उतना उतना ज़्यादा मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा। उसी चीज़ को हुक्स भाई साहब ने इस इक्वेशन में ढाल दिया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ओहो भाई साहब, तो क्या ये डीकम्प्रेस करने में भी अप्लाई होगा? हाँ, अगर इसको देखो, इसको जितना ज़्यादा डीकम्प्रेस करूँगा, देखो इसको देखो, इसको ज़्यादा डीकम्प्रेस करूँगा जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा मेरे को इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। ये देखो, समझ गए? ऐसा जितना ज़्यादा खींचूंगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यही चीज़ हुक्स ने देखी और एक इक्वेशन बना दिया। हाँ ठीक है, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैं इक्वल में लाता हूँ। द फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स आ जाता है। माइनस क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है ये, ठीक है। नहीं, इसको कोई भी फोर्स ले सकते हो वैसे तुम लोग, ठीक है। एफ फोर्स, ये वाला फोर्स भी ले सकते हो, या फिर जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है स्प्रिंग में वो वाला फोर्स भी ले सकते हो, ठीक है। हुक्स ने बोला है कि कोई भी फोर्स हो लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। नेगेटिव क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है फोर्स के। मैं रिस्टोरिंग वाला ले रहा हूँ करके, ठीक है। ये के क्या है? के को बोलते हैं अपन स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो चीज आई है इक्वेशन, इसको बोलते हैं अपन हुक्स लॉ। कौन सा लॉ? हुक्स लॉ। ओहो, हुक्स लॉ, HOOKES, हुक्स लॉ, ठीक है। इसी को बोलते हैं अपन हुक्स लॉ। ये बोलते हैं स्प्रिंग ऑलवेज अपोजेस द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। अब कैसे अपोज करता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर जैसे मान लेते हैं कि ऐसा कोई स्प्रिंग है, ठीक है, और दोनों साइड से मैं कंप्रेशन फोर्स लगा रहा हूँ F और F, ठीक है। तो मेरे पास स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? इधर। F डैश मान लेते हैं स्प्रिंग फोर्स है, तो इधर और इधर लगने वाला है, ठीक है। सेम चीज़ अगर मैं इसको एक्सटेंड करने के लिए भी करूँगा, ठीक है। मान लेते हैं इधर फोर्स F लगाया, इधर फोर्स F लगाया, तो अब जो है स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ F डैश, इधर की तरफ F डैश, ठीक है। ऐसे करके अपना स्प्रिंग फोर्स लगेगा। अब इसी चीज को क्या बोलते हैं? हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ हो गया। अब जो है हुक्स लॉ का एक एक्सेप्शन देखते हैं। अब बोल रहे होगे तुम लोग, ये बाबा पहले केमिस्ट्री में होता था एक्सेप्शन, अब फिजिक्स में भी आ गया एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन। बहुत कंफ्यूजन है भैया, अभी दूर कर देते हैं तुम्हारा कंफ्यूजन बाबू लोग। तो एक्सेप्शन क्या है कि इफ द स्ट्रेच इज स्मॉल देन ओनली हुक्स लॉ इज अप्लाइड। ओहो, ये तो कंडीशन वाह हो गया क्या, ठीक है। व्हेन स्ट्रेच इज स्मॉल, मतलब जितना छोटा स्ट्रेच होगा तभी हुक्स लॉ अप्लाई करेगा। अगर मैं ज़्यादा लंबा खींच दिया, जैसे कहाँ गया मेरा स्प्रिंग, अगर इस स्प्रिंग को मैं एक लिमिटेड तक खींचूँ तो ये वापस आता है। अब जो है मैं इस पर ज़्यादा फोर्स लगा देता हूँ, ये क्या वापस आ रहा है क्या? नहीं, अब ये वैसी का वैसी हो गया है, देखो लंबा का लंबा, ठीक है। अब मेरे को वापस लाना था स्प्रिंग को, मतलब क्या, अगर इसमें ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा मैं, ठीक है, तो हुक्स लॉ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मेरे को क्या पता चला? व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड, स्मॉल अमाउंट of force is applied, then only Hooke's law is valid. Then only Hooke's law is valid, otherwise not. अदरवाइज नहीं तो नहीं करेगा, अदरवाइज नॉट। लाइक का पिच का लोग, ये देखो, ठीक है। इस एक्सेप्शन को याद रखना, हुक्स लॉ को याद रखना, और कैसे ये चीज सारी वर्क करती है उसको याद रखना, ठीक है। इन सब का ले लो स्क्रीनशॉट, अपन आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट।
तो अब देखते हैं अपन यार कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग की। ठीक है, स्प्रिंग के 3 टाइप के कॉम्बिनेशन बनते हैं, नहीं बनते तो 2 टाइप के, सीरीज और पैरेलल, लेकिन पैरेलल में भी 2 केस बन जाते हैं। ठीक है, तो तीनों केस में अपन, ठीक है, इनके जो है स्प्रिंग कांस्टेंट्स के बीच का रिलेशन निकालने की कोशिश करें, क्योंकि 2-2 स्प्रिंग लगेंगे ना अब। ठीक है, तो इनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स के बीच का रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं 2 स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक का K1 एक का K2। ठीक है, उसको इधर की तरफ फोर्स दिए F। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि अपन स्प्रिंग को खींचेंगे तो स्प्रिंग एक रीस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ लगाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वाला स्प्रिंग लगाया F2 इस तरफ, और ये वाला स्प्रिंग मान लेते हैं लगाया F1। हाँ ठीक है, मान लिया भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। इधर लगा F1 लगा F2, दोनों स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे अंदर की तरफ। हाँ बिल्कुल लगाएंगे। तो अब जो है अपने को निकालना है कि ये K1 K2 और नेट स्प्रिंग कांस्टेंट, इन दोनों स्प्रिंग को मिलाने के बाद एक और स्प्रिंग बनेगा, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट इनके साथ कैसे वेरी करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है पहले इस पोजीशन पे था, अब इस पोजीशन पे आ गया, तो मान लेते हैं वो जो ब्लॉक है वो y डिस्प्लेसमेंट किया। हाँ ठीक है, y डिस्प्लेसमेंट किया, ये y। ठीक है, ब्लॉक जो है y डिस्प्लेसमेंट किया। स्प्रिंग नंबर 2, ये स्प्रिंग नंबर 1 है, ये स्प्रिंग नंबर 2 है, तो स्प्रिंग नंबर 2 मान लेते हैं y2 डिस्प्लेसमेंट किया, ये y2, और स्प्रिंग नंबर 1 जो है वो y1 डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, अब जो है अपने को ये पता है कि ये जो y1 है ये इक्वल नहीं है y2 के, और y2 भी इक्वल नहीं है y के। मतलब ये तीनों जो डिस्प्लेसमेंट्स हुए हैं वो कहीं से भी किसी भी प्रकार से इक्वल नहीं है। ठीक है, अपने को पता है ये चीज़। अब जो है मान लेते हैं इधर फोर्स लग रहा है F। ठीक है, इधर लग रहा है फोर्स F1, इधर लग रहा है फोर्स F2, है ना। और अपने को पता है कि y इक्वल नहीं है y2 के, और y2 इक्वल नहीं है y के। लेकिन अपने को ये चीज़ भी पता है कि ये जो y जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो y1 प्लस y2 के इक्वल है। हाँ तुम ही लोग देखो, स्प्रिंग पहला जितना डिस्प्लेस हुआ है प्लस स्प्रिंग जितना दूसरा डिस्प्लेस हुआ है इज इक्वल्स टू क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का आ जाएगा क्या। हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 आ सकता है, और इसको एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ किया गया है कि हाँ ये आता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करके भी प्रूफ कर दिया गया है कि ऐसा होता है। ठीक, अब अपने को पता है कि f इज इक्वल टू k इंटू वाई होता है। हाँ, तो y इज इक्वल टू f बाई के होगा क्या। हाँ, तो y इज इक्वल टू क्या, मैं f बाई के डाल सकता हूँ सर, बिल्कुल। तो y1 इज इक्वल टू क्या, f1 बाय k1 डाल सकता हूँ। हाँ, प्लस y2 इज इक्वल टू f2 बाय k2 डाल सकता हूँ। हाँ, तो यहाँ से मेरे को क्या पता चला कि ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो फोर्स F है वो F1 और F2 के इक्वल है। कैसे इक्वल भाई साहब, तुम ही लोग देखो, इधर जो F फोर्स लग रहा है तो स्प्रिंग क्या लगाएगा, इधर रीस्टोरिंग फोर्स, और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो नेगेटिव होता है F के, लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। तो ये F, F1, F2 तीनों इक्वल है, मौसेरे भाई बोल सकते हो, इक्वल्स टू F2। तो F1 प्लस F2, F1 को भी F लिख देता हूँ, F2 को भी F लिख देता हूँ, और इधर का F, ये तीनों कट जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स के बीच का रिलेशन 1 बाई के प्लस इज इक्वल्स टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। ओ भाई साहब, एक नया सा रिलेशन आया मेरे पास स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स के बीच का। ठीक है, अब तुम लोग को ये, कई लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा कि F1 जो है F2 और F के इक्वल कैसे, मतलब ये जो फोर्स है ये F1 प्लस F2 होना चाहिए था, ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता। ठीक है, तुम ही सोचो, ध्यान से सोचो तुम भी, इधर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है,
एक ब्लॉक पे इधर एक फोर्स लग रहा है और इधर 2 स्प्रिंग लगा दिए, तो जितना भी फोर्स लगेगा क्या उतना सेम फोर्स रिस्टोर होगा? हाँ, सेम फोर्स रिस्टोर होगा। तो दोनों ही स्प्रिंग में सेम फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो ये जो F1 है F2 और F2 जो है F के इक्वल होता है यहाँ पे। ठीक है, अब नहीं समझ आया तो अब देख लो यार, याद ही कर लो इसको। हाँ ठीक है, इधर का देखते हैं हम पैरेलल वाला केस। सीरीज वाला केस देख चुके थे अपन, पैरेलल वाला देख लेते हैं हम। तो पैरेलल वाला केस में क्या होगा कि देखो एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है, एक रीस्टोरिंग फोर्स F2 इधर की तरफ लगेगा और एक रीस्टोरिंग फोर्स F1 भी इधर की तरफ लगेगा। हाँ बिल्कुल लगेगा। तो क्या ये F1 और F2 इक्वल होंगे? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? नहीं होंगे यार। ठीक है, तुम लोग कैसे 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 इसमें तो था, इसमें कैसे नहीं आया? देखो भाई साहब, पैरेलल में नहीं होता है, सीरीज में उन लोग एक्सपेरिमेंट में करके देख चुके हैं कि ये F से ये F1 और ये F2 इक्वल होता है। लेकिन पैरेलल में भी उन लोग एक्सपेरिमेंट किए और उन लोग देखे तो ये जो F1 का रिस्टोरिंग फोर्स है और ये स्प्रिंग 1 का जो रिस्टोरिंग फोर्स है और स्प्रिंग 2 का जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इक्वल नहीं आया। ठीक है, और ये फोर्स से भी इक्वल नहीं आया, ये दोनों मतलब तीनों इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये याद रखे रहना कि पैरेलल में अगर स्प्रिंग कनेक्टेड है तो F1 इज़ नॉट इक्वल टू F2 इज़ नॉट इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब जो है मान लेते हैं मैं इसको इधर खींचा तो मान लेते हैं ये y डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स लगा F, ठीक है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट किया y, क्या ये जो y है वो इस स्प्रिंग 1 और इस स्प्रिंग 2 दोनों के क्या बोलते हैं, इसके इक्वल है क्या? दोनों के डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा क्या? तुम ही लोग ध्यान से देखो, स्प्रिंग 1 जितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उतना ही स्प्रिंग 2 डिस्प्लेसमेंट कर रहा है और उतना ही ये जो नेट ब्लॉक है वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। हाँ, तो ये बिल्कुल होगा। तो y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y2 बिल्कुल होगा, सही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक और इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन? फोर्स इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 तो लिख सकता हूँ ना। इक्वल नहीं है तो क्या हुआ, F1 प्लस F2 को प्लस करूँगा तो क्या F के इक्वल आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। F1 प्लस F2 करेगा तो F के इक्वल ही तो आएगा, है ना। वही तो, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स का एडिशन है वो नेट एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल आता है। किस केस में? पैरेलल के केस में। ठीक है, पैरेलल के केस में ये प्लस हो जाता है। तो अब जो है फोर्स इज इक्वल टू K इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसको K इंटू वाई लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ K1 y1 प्लस K2 y2। ठीक है, तो यहाँ से y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू y2 है तो Ky इज इक्वल टू Ky प्लस Ky हो जाएगा, मतलब K1y प्लस K2y हो जाएगा। तो y से y कट जाएगा और यहाँ पे स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स के बीच का एक रिलेशन निकलेगा K इज इक्वल टू K1 प्लस K2। ठीक है, ये जो है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स के बीच का रिलेशन आएगा। ओहो ये आया ऐसे। ठीक है, ये स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स के बीच का रिलेशन है कि इसमें पैरेलल में। तो अब दो से ज़्यादा स्प्रिंग लगे होंगे तो क्या होगा, K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस डैश 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 जितने ज़्यादा स्प्रिंग लगे हुए हैं। ठीक है, ये आएगा स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स के बीच का रिलेशन। ठीक है, अब केस नंबर 2 पे आते हैं। कुछ नहीं है ये भी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये y डिस्प्लेसमेंट किया, इसको 1 वाला स्प्रिंग मान लेते हैं, इसको सेकंड वाला स्प्रिंग मान लेते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग 1 भी क्या y डिस्प्लेसमेंट करेगा? हाँ करेगा। क्या स्प्रिंग 2 भी y डिस्प्लेसमेंट करेगा? कैसे 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 कैसे? देखो 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 देखो। ठीक है, स्प्रिंग 1 जो है
वो एक्सटेंड हुआ y डिस्प्लेसमेंट से, लेकिन जो स्प्रिंग 2 है, ये 1 वाला स्प्रिंग है, ये 2, लेकिन जो स्प्रिंग 2 है वो कंप्रेस होगा y से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट है, चाहे कंप्रेस हो चाहे लंबा हो, ठीक है। तो ये वाला स्प्रिंग फर्स्ट वाला लंबा हो जाएगा और सेकंड वाला जो स्प्रिंग है वो छोटा हो जाएगा, किससे? y से। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या तीनों में सेम हो रहा है? हाँ, तो क्या मैं y इज इक्वल्स टू y1 इज इक्वल्स टू y2 बोल सकता हूँ? बिल्कुल। अब मान लेता हूँ मैं इधर की तरफ इस पर फोर्स लगाया हूँ, तो एक रीस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा F1 और एक रीस्टोरिंग फोर्स फिर से इधर ही लगेगा F2। इधर ही क्यों लगेगा? ये भी क्योंकि इसको दबाए हैं, इधर फोर्स लगाए हैं तो अपोज करेगा, इधर आएगा, ठीक है। इसको खींचे हैं, इधर फोर्स लगाए हैं, अपोज करेगा, इधर आएगा। तो यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि F1 भी इस डायरेक्शन में, F2 भी इस डायरेक्शन में और F इस डायरेक्शन में। तो क्या मैं यहाँ पे खेल करते हुए F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 लिख सकता हूँ क्या? हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ये तो यार, ठीक है। तो F इज इक्वल्स टू KY लिख सकता हूँ क्या? हाँ, तो इसको K1 Y1 भी लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल। तो K1 क्या है? ये स्प्रिंग का कांस्टेंट K1 K1 K2 जो है ये इक्वल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है स्प्रिंग की अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो K1 Y1 प्लस K2 Y2, अब Y1 इज इक्वल टू Y2 प्लस Y1 इज इक्वल टू Y1 इज इक्वल टू Y2 है, तो ये तो कट जाएगा, तो K इज इक्वल टू आ जाएगा K1 प्लस K2। यहाँ से अपने पास एक इक्वेशन निकल के आ गया, ठीक है। अगर दो से ज़्यादा स्प्रिंग्स है तो वही K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस Kn, ठीक है। होप कि ये सीरीज और पैरेलल वाली चीज़ें समझ में आई होंगी। अब जो है अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन इनके न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं अपन यार स्प्रिंग फोर्सेस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल है ये तो बहुत सस्ता सा है, ठीक है। ये बोलता है फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। इस स्प्रिंग में अपने को एक्सटेंशन पता लगाना है। तो अपने को पता है, अरे यार अब शगुन, ठीक है। तो अपने को पता है कि इस 2 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है kx और नीचे लगता है mg। तो सिंपल है, kx इज इक्वल टू mg कर दो, ठीक है। k दिया है अपने को 1000, x दिया है क्या? x तो निकालना है। m कितना दिया है? 2 इंटू जी 10, तो 10 से ये कट जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.02 मीटर या फिर 2 सेंटीमीटर। ये x आ गया, ये लो, ठीक है। इसमें देखते हैं, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट आया, ठीक है। फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में अब एक्सटेंशन करना है, एक्सटेंशन निकालना है। तो देखो 1 किलो वाला भी नहीं, 2 स्प्रिंग है यहाँ पे, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ठीक है। mg नीचे लग रहा है, ठीक है। तो mg क्या? 2 मासेस लटके हुए, पहला ये और ये। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट वाले स्प्रिंग के लिए लेते हैं। तो फॉर फर्स्ट स्प्रिंग, पहले वाले स्प्रिंग के लिए, ठीक है। तो उस पर कितना मास लग रहा है? mg इज इक्वल टू kx होगा क्या उसके लिए? हाँ, k1 x1। तो मास कितना है? 3 कैसे? 1 + 2 3 kg इंटू जी इज इक्वल टू k1 कितना है? 1000 इंटू x1 निकालना है। तो x1 क्या आ जाएगा? 0.03, ठीक है। ये क्या आया? x1, मतलब ये जो स्प्रिंग है वो कितना डिस्प्लेस होगा? इतना। अब फॉर सेकेंड स्प्रिंग, दूसरे स्प्रिंग के लिए क्या होगा देखते हैं, ठीक है। तो दूसरे स्प्रिंग में क्या होगा कि mg इज इक्वल टू kx होता है, kx2 बोल लेते हैं इसको। तो मास कितना है यहाँ पे? तो दूसरे स्प्रिंग पे जो है 1 kg का मास नहीं लग रहा, सिर्फ 2 kg का मास लग रहा है। तो ये हो जाएगा 2g इज इक्वल टू kx2। तो यहाँ से जो है मेरे पास x2 जो है निकल के आ जाएगा 0.02 मीटर, ठीक है। तो x1 भी आ गया
और x2 भी आ गया, ये लो। ठीक है, अब जो है अपन तीसरा वाला देखते हैं। ठीक, तो ये क्या बोलता है, फाइंड एक्सटेंशन इन बोथ स्प्रिंग। ये देखो, ये जो है एक स्प्रिंग है, उसके बाद 3 किलो का मास, फिर एक स्प्रिंग है उसके बाद 5 किलो का मास। ठीक है, अब एक्सटेंशन बताना है दोनों स्प्रिंग में, तो पहला वाले के ले लेते हैं, फॉर फर्स्ट स्प्रिंग, पहले स्प्रिंग के ले लेते हैं, क्या होगा देखते हैं। तो पहले m, अब g लूंगा कि g प्लस a लूंगा, ये भी देखना है। क्यों? क्योंकि लिफ्ट जो है एक्सेलरेशन ही की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो अंदर कोई भी बॉडी होगी क्या उस पर स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा? हाँ, और स्यूडो फोर्स कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे mg प्लस m a जो है वो नेट फोर्स होगा किसी भी मास पे। ठीक है, इज इक्वल्स टू kx1 लूंगा। ठीक है, ये ऐसा करके। ठीक, अब मास कितना दिया हुआ है, तो यहाँ मास कॉमन निकाल लेता हूँ, g प्लस a इज इक्वल्स टू k1 x1। तो अपने को x1 निकालना है, तो x1 इज इक्वल्स टू मास कितना दिया हुआ है, 3 प्लस 5, 3 प्लस 5। क्यों 3 प्लस 5? क्योंकि देखो फर्स्ट वाले स्प्रिंग पे 3 भी लग रहा है और 5 भी लग रहा है, तो 3 प्लस 5 मास इंटू एक्सेलरेशन है 10 प्लस ये एक्सेलरेशन 2। ठीक है, बाय k1, ये जो है इसका वैल्यू है x1 इज इक्वल टू 8 इंटू 12, 12 इंटू 8 बाय k1। इतना एक्सटेंशन होगा फर्स्ट वाले स्प्रिंग में। ठीक है, k1 k2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अब सेकेंड वाले स्प्रिंग के लिए देखते हैं, फॉर सेकेंड स्प्रिंग। ठीक है, ये वाला स्प्रिंग सेकेंड है। ठीक, तो वही mg प्लस a इज इक्वल्स टू k2 x2। ये क्यों लगा है? क्योंकि किसी भी इसका देखोगे तो ये जो है लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा? नीचे की तरफ। तो स्यूडो फोर्स कितना होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, फिर mg भी नीचे ही लग रहा है, और kx किधर लग रहा है? ऊपर। तो kx इज इक्वल्स टू mg प्लस a हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू k2 x2 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो मास कितना है? मास अब इसमें 5 लेंगे। क्यों 5 लेंगे? इसमें तो 8 लिए थे, क्योंकि पहले स्प्रिंग पे 3 वाला मास भी लग रहा था और 5 वाला भी, लेकिन दूसरे स्प्रिंग पे सिर्फ 5 वाला मास लग रहा है। तो 5 इंटू जी प्लस ए, मतलब 10 प्लस 2 12, जी 10 और एक्सेलरेशन जो अलग से दिया हो 2 इक्वल्स टू k2 x2। तो x2 पता लगाना है, तो 12 इंटू 5 बाय k2। ये जो है एक्सटेंशन होगा सेकेंड वाले में। ठीक है, अब जो है इसको देखते हैं। ये क्या बोला? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक एट दैट इंस्टेंट। ये 10 किलो का है, ये 15 किलो का है। इस इंस्टेंट पे A2 पता लगाना है। A1 एक्सेलरेशन से 15 किलो वाला जा रहा है, इस पर 60 न्यूटन का फोर्स लगा है इधर। ठीक है, और ये जो है सेकेंड वाला बॉक्स A2 एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो A2 वाला जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, उसका वैल्यू पूछे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मैं ये फर्स्ट वाला ब्लॉक उठा लेता हूँ और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो फर्स्ट वाला ब्लॉक ये, तो इधर लग रहा है kx जो कि रिस्टोरिंग फोर्स है, इधर लग रहा है 60 न्यूटन। ठीक है, और इधर की तरफ ही लग रहा है एक्सेलरेशन a1 जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है मेरे को। और ये जो ब्लॉक है ये 15 किलो का है, 15 kg। तो नेट फोर्स कितना होगा? क्योंकि ये इधर की तरफ चल रहा है, तो नेट फोर्स होगा 60 माइनस ma1, है कि नहीं यार? देखो ध्यान से देखना, नेट फोर्स कितना होगा? 60 माइनस ma1। कैसे 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 कैसे? ध्यान से देखो, 60 इधर जा रहा है, ब्लॉक इधर एक्सेलरेशन से a1 से जा रहा है, लेकिन एक स्यूडो फोर्स इसकी तरफ क्या ma1 करके एक्ट करेगा क्या इस तरफ? हाँ, तो ये kx को अभी क्यों नहीं लिए? बताऊंगा अभी क्यों नहीं लिए। क्योंकि अपने को जो है a2 निकालना है ना,
A2 निकालना है भाई, अभी उसको नहीं लेंगे इसीलिए। तो एफ नेट कितना होगा 60 जो कि इधर जा रहा है माइनस MA1, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 60 माइनस मास है 15 किलो इंटू एक्सेलरेशन A1 है 2, तो नेट फोर्स कितना लग रहा होगा इस पे 30 न्यूटन, ठीक है। अब क्या निकालना है अपन फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं अब सेकंड वाले का, 10 किलो वाले का। तो ये 10 वाला इधर kx लग रहा है, ठीक है, और इधर ही एक्सेलरेशन A2 भी लग रहा है इधर भी क्या लग रहा है एक्सेलरेशन A2 भी लग रहा है। तो A2 एक सेकेंड, तो क्या इधर A2 लग रहा है तो इधर क्या MA2 स्यूडो फोर्स लगेगा, बिल्कुल। तो MA2 इज इक्वल्स टू नेट फोर्स है ये किस पे 10 वाले पे। तो क्या यही नेट फोर्स का वैल्यू मैं अभी 30 न्यूटन निकाला था, हाँ, तो क्या इसको इधर पुट कर दूंगा, हाँ। तो A2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा एफ नेट 30 बाय मास है 10, तो A2 आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओ हो, ये लो ये A2, ये अच्छा A1 दिया है, A2 निकालना था हमने को। तो इस पे जो है स्प्रिंग फोर्स सिर्फ लग रहा है, ऐसे दिखाया नहीं हूँ मैं कि हाँ भाई ऐसे लग रहा है करके, ठीक है। अब इन सब का ले लो स्क्रीनशॉट, अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब देखते हैं यार कुछ और एग्जांपल्स के बारे में जो कि स्प्रिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहला एक एग्जांपल क्या आता है, कुछ इस प्रकार का आता है, ठीक है। इधर 30 दिया हुआ है, इधर 20 दिया हुआ है, अपने को यहाँ पे एक स्प्रिंग दे दिया है जिसका K दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट 24, फाइंड इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग एट स्टेडी स्टेट, ठीक है। मतलब X निकालना, मतलब कितना डिस्प्लेस होगा वो स्प्रिंग, वो निकालना है, ठीक है यार। तो अपने को पता है कि अगर 2 ठोक ऐसे करके ब्लॉक दिए रहते हैं, ठीक है, ये 30 ये 20, इधर अलग फोर्स लग रहा है, इधर अलग फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इनके बीच का जो टेंशन फोर्स होता है वो कुछ ऐसा होता है क्या, F1 M2 प्लस F2 M1 बाय M1 प्लस M2, हाँ ऐसा होता तो है, ठीक है, होता तो है, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में अपन देख चुके हैं कि ये फॉर्मूला होता है टेंशन का, अगर ऐसे होता है तो, ठीक है। क्या ये दोनों भी उसी अरेंजमेंट में दिख रहे हैं, तुम लोग बोलोगे नहीं, ये तो 20 है ये 30 है, लेकिन बीच में स्प्रिंग भी है, हाँ बीच में स्प्रिंग भी है, लेकिन स्प्रिंग भी तो एक स्ट्रिंग की तरह ही एक्ट करता है। तो इन दोनों के बीच का जो टेंशन है, क्या वही टेंशन फोर्स स्प्रिंग फोर्स की तरह एक्ट करेगा क्या, बिल्कुल। तो पहले अपने को टेंशन निकालना, तो F1 जो है, मैं ये नीचे mg लग रहा है तो ये 20g ले लेता हूँ mg, तो 20g इंटू M2 कितना है 30 प्लस F2, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये 0। टेंशन फोर्स लग रहा है, लेकिन वही टेंशन फोर्स तो अभी निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। तो 0 इंटू फोर्स लगने का मतलब अलग से जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, 0 इंटू 20 बाय 20 प्लस 30, ठीक है। तो ये क्या हो गया टेंशन फोर्स। क्या इसी टेंशन को kx लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। तो x इज इक्वल्स टू क्या 20 इंटू जी 200 हो जाएगा, 200 इंटू 30 अपॉन 50, 200 इंटू 30 अपॉन 50, तो इससे ये काट दो, तो 2 तिया 6 न kx है ना, 2 तिया 6, तो 600 बाय 5, 600 बाय 5 को और कुछ लिख सकते हैं क्या, 5 12 120 आएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 120 बाय 24, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x क्या आया 5 आ गया, मतलब कितना इलोंगिनेशन होगा 5 सेंटीमीटर का स्प्रिंग में, ठीक है। ये टेंशन का ये फॉर्मूला होता है इन सब कंडीशंस में, ठीक है, याद रखे रहना। अब जो है ये वाला देखते हैं, ये क्या बोलता है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए
ऑफ बोथ ब्लॉक जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। ये जो है एक 2 kg का ब्लॉक है, एक 3 kg का ब्लॉक है, और 2 kg के ऊपर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और 2 kg के बाद नीचे एक स्ट्रिंग मतलब एक रस्सी लगा हुआ है। जब इस रस्सी को काट देंगे तो इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा वो पूछा है। ठीक है यार, तो मान लेते हैं पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 2 kg वाले का। तो 2 kg वाला जैसे ही स्ट्रिंग कटेगा तो 2 kg वाले के ऊपर एक kx फोर्स लगेगा, या फिर बोल सकते हैं 5g फोर्स लगेगा। 5g क्यों? देखो ये 2 + 3, ठीक है, 5g हो जाता। जब ये नॉर्मल कंडीशन रहता तो ऊपर kx लगता और नीचे 5g लगता क्या? हाँ, तो kx = 5g हो जाता क्या? हाँ, तो ऊपर जो है 5g फोर्स लगने लगेगा जैसे ये कटेगा, और ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने लगेगा a1 एक्सेलरेशन से। तो अपन इसको m, और ये 2 किलो का है तो ma1 = 5g लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। तो m क्या है? 2, एक्सेलरेशन क्या है? a1 × 50। तो a1 क्या आ जाएगा यहाँ से? 25 मीटर/सेकंड²। ठीक है, 25 आ गया। अब जो है ये 3 वाले का देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये 3 है, तो जैसे ही कटेगा तो ऊपर टेंशन तो 0 हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्या लग रहा है? mg, और एक्सेलरेट कर रहा है a2 एक्सेलरेशन से, तो ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगा ma2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ma2 = mg, तो m से m कट जाएगा, तो a2 = क्या आ जाएगा? 10। ठीक है, ये a1 ये a2 आ गया। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये 2 क्वेश्चन है, 2 अलग अलग क्वेश्चन है। ये दिख तो एक जैसे रहे, है अलग अलग ना। फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, इस स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग बताना है। तो इसमें तो ये देखो, ये भी 10 किलो का है, ये भी 10 किलो का है, तो टेंशन टी लगेगा, और ये जो नेट टेंशन है वो R = 2T हो जाएगा। ठीक है, और T क्या है? 10G, तो 2 × 100 हो जाएगा, तो ये 200 बोल लो। तो जो स्प्रिंग फोर्स है रीडिंग, स्प्रिंग फोर्स का रीडिंग जो है RF वो 200 न्यूटन आएगा। लेकिन इस कंडीशन में वो कुछ अलग ही आएगा। क्यों अलग आएगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में भी कुछ अलग है। ये 10 किलो का है और ये 20 किलो का है। ठीक है, और अगर ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, इधर फोर्स F1 लग रहा है, इधर फोर्स F2 लग रहा है। ठीक है, इनके बीच का टेंशन T है, तो T क्या आ जाएगा? F1 m2, ये m2 है, ये m1 है, F1 m2 प्लस F2 है, मतलब ये वाला फोर्स इंटू ये वाला मास, ये वाला फोर्स इंटू ये वाला मास, अपॉन दोनों मास का सम m1 प्लस m2। क्या इसमें भी यही हो रहा है? बिल्कुल। ठीक है, 20 वाले पे नीचे फोर्स लग रहा है 20G, 10 वाले पे नीचे फोर्स लग रहा है 10G। ठीक है, दोनों के बीच का टेंशन निकालना है अपने को T। तो कैसे निकलेगा? तो T = कुछ नहीं करना है, F1 मैं 20 को मान लेता हूँ, तो 20G मतलब 200 इंटू m2 तो 10 प्लस F2 मतलब 100 इंटू m1 इंटू 20/30, 20 + 10, तो टेंशन कितना आ जाएगा? 2000 + 2000, 4000/30 मतलब 400/3 आ जाएगा टेंशन। ठीक है, अब अपने को बोला है कि इसका रीडिंग क्या होगा स्प्रिंग का। तो स्प्रिंग का रीडिंग कुछ नहीं 2T होगा, तो ये 2 × 400/3 मतलब 800/3 हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब इसमें टेंशन अलग है, इसमें टेंशन अलग है, अगर मास अलग अलग चेंज कर दिया है तो। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला लगाना है टेंशन वाला। ठीक है, इसका रीडिंग क्या आएगा? टेंशन के इक्वल आ जाएगा, और टेंशन क्या आएगा? F2 m1 प्लस m2 F1 अपॉन m1 प्लस m2। तो F2 क्या है? 10 इंटू m1 क्या है? 6 प्लस F1 क्या है? 20 इंटू m1 क्या है? मतलब F1 क्या है? 20, m2 क्या है? 4/6 + 4 10, 60 + 80 60
प्लस 80 कितना हो जाएगा, 140/10 मतलब 14 न्यूटन जो है रीड करेगा ये जो स्प्रिंग है। ठीक है, होप ये चारों जो है एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे। इन सब कर लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखो ये चार अलग अलग है ना, ये अलग है और ये भी अलग है। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इन सब का ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब जो है अपन इस लेक्चर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो ठीक है, तो देखते हैं ये क्या बोलता है। फाइंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, एज्यूम दैट मास m इज इन इक्विलिब्रियम। ऐसा कुछ अरेंजमेंट दिया, ये मास m है, ये 2.5 किलो का है, 2.5 किलो का हाथ, ठीक है, ये 2.5 किलो का है, ये स्प्रिंग दिया हुआ है, इस स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग बताना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये जो है स्प्रिंग बैलेंस को दबाने की कोशिश करेगा। तो क्योंकि ये स्प्रिंग बैलेंस को दबाने की कोशिश, क्यों स्प्रिंग बैलेंस को दबाने की कोशिश करेगा वैसे, ठीक है, क्योंकि ये जो मास है वो नीचे ही गिरेगा, ऑब्वियसली सी बात है ना, इसी डायरेक्शन में गिरेगा, ये इस डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए करेगा, तो ये स्प्रिंग को दबाएगा, तो स्प्रिंग इस पे क्या फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स, जो कि kx0 है। ठीक है, अब जो है मैं इस मास m वाले स्लाइड का सिर्फ एक वो बना के देखता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम। तो मेरे को पता है कि इसके ऊपर जो है कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहला फोर्स इधर से लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स kx0 करके। ठीक है, एक फोर्स नॉर्मल वाला इधर से लग रहा है, क्यों लग रहा है, इस बॉक्स के कारण लग रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये 37 डिग्री है, तो ऐसे करके लगाएंगे तो ये 53 डिग्री होगा क्या, कैसे 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 कैसे, ये 37 तो ये 53 क्यों, क्योंकि ये भी 37 होगा, और ये जो है 90 डिग्री पे लगता है नॉर्मल, तो ये 37 तो ये 53 है कि नहीं भाई, है कि नहीं। तो जो है इधर नॉर्मल लग रहा है। अब जो है उस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं। तो ये ब्लॉक है, ठीक है, तो ये ब्लॉक नीचे mg लगाएगा इधर की तरफ mg cos 37 लगाएगा जी, cos 37, और इधर की तरफ mg sin 37 लगेगा, बिल्कुल लगेगा, और ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा। अभी तो नॉर्मल अंदर लग रहा था, नॉर्मल इस पे अंदर लग रहा है, इस ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ से इससे मेरे को पता चला कि नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg cos 37 है। हाँ, और इससे मेरे को पता चला कि ये जो है नॉर्मल का अगर cos वाला लेंगे तो नॉर्मल cos 53 इज इक्वल्स टू रीस्टोरिंग फोर्स। तो क्या रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल क्या लग रहा है अपने पास, n cos 53 लग रहा है। यहाँ से पता चल रहा है रीस्टोरिंग फोर्स इधर, n cos 50 इधर, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, और ये नॉर्मल की जगह mg cos 37 ले लेगा। ठीक है, तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है वही जो है स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग होगा। तो रीडिंग R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल की जगह डाल दूंगा मैं mg cos 37 इंटू cos 53। cos 37 कितना होता है, sin 37 होता है 3/5, तो cos 37 होना चाहिए 4/5। तो m कितना, मास कितना दिया हुआ है 2.5 किलो, तो 2.5 इंटू 10 इंटू 4/5 इंटू cos 53 3/5। ठीक है, तो 2.5 से ये 2 बार में, 2 से ये 5 टाइम्स, 5 से ये 5, तो 4 3 12 आएगा। तो 12 न्यूटन जो है रीड करेगा रीस्टोरिंग फोर्स। कितना रीस्टोरिंग फोर्स कितना है, 12 न्यूटन। ठीक है, होप ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा और ये जो लेक्चर है वो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि बहुत सही लगा मेरा लेक्चर। ठीक है, नहीं लगा तो माफ़ कर देना। ठीक है, तो मिलेंगे अब अपने अगले जो है चैप्टर में, जो कि है फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन में मिलते हैं। बाय बाय।